हेलो, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जो मैं सिद्धार्थ हूं। आज की वीडियो में आपका स्वागत है और आज एक नए अंदाज के साथ में जो बच्चे 2025 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज से वीडियो जो हमारे चैनल पर मिलेंगी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होंगी, क्योंकि आज से हम 2025 बोर्ड की तैयारी के लिए आज से हम मैथ के जितने भी चैप्टर हैं उनको आज से हम क्लियर करते चलेंगे। और बोर्ड की तैयारी आज से जो छात्र वीडियो हमारे सारे देखेगा, क्योंकि इस वीडियो आज से हम बिल्कुल 100 में 100 की तैयारी के हिसाब से पूरे वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे और कहीं पर कोई प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला चैप्टर जो हमारा है कौन सा है? पहला चैप्टर जो है वो कौन सा है? वास्तविक संख्या। तो देखिए, कुछ चीजें क्या है आज की वीडियो में है वास्तविक संख्या है, इसका पूरा इंट्रोडक्शन हम समझते हैं ताकि कभी कोई भी, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है क्योंकि इसको हम कंपटीशन में भी पढ़ेंगे तभी हमको क्या करेगा, परेशान करेगा। तो इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं जिससे हमको दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं होगी। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो वीडियो है तो देखिए इसके सबसे पहले हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, मैंने इसका चार्ट भी बना करके समझाएंगे आपको, बहुत ही बिंदास तरीके से समझाएंगे। उसके बाद दूसरा नंबर जो है वो कौन सा है? अंकगणित की आधार परिमेय। ठीक है, बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। फिर देखिए, ये हमारा जो नंबर 3 है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। फिर नंबर 4 है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये जो हमारे दो टॉपिक है ये हमारे सिलेबस से जो है हटा दिए गए, लेकिन ये अभी भी कुछ जगह है पर अभी भी इनका जो है डिस्कशन किया जाता है। तो देखिए, इसको क्या करेंगे, हम इसको सिलेबस से हटा देंगे, लेकिन कुछ अभी राज्यों में चल रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम समझा करके इंट्रोडक्शन में समझा देंगे। क्योंकि देखिए क्लास 10th में तो ये हटा दिया गया, लेकिन आगे मिलता रहेगा तो इसको क्या करेंगे, हम इसको समझ लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो चैप्टर है ये हमारा जो है यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो उसके लिए ये चैप्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से जो है 4 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो ये हमारा चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद दशमलव प्रसार, ये भी जो है ये हमारे सिलेबस से ये भी जो है वो किया गया है, हटा दिया गया है। यूपी बोर्ड में इसका जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमको ध्यान में रखना है कि सिलेबस को हम वही पढ़ें, क्योंकि 2025 में हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो हम सिलेबस को वही, हमें 100 में 100 मार्क्स लाने के लिए हम उसी टॉपिक को लेकर के चले जहां से हमको 100 में 100 नंबर अपनी मुट्ठी में कर ले। तो क्या करेंगे हम, देखिए आज की वीडियो में हम वास्तविक संख्याएं इस चैप्टर इस टॉपिक को पढ़ेंगे और इस टॉपिक को पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे तो सारे टॉपिक, लेकिन ये जो हमारे जो है ये टॉपिक जो है ये हमारे बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। और बाकी जो टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है इनको भी हम जिक्र करेंगे, इनका भी हम एग्जाम्पल सहित इसको हम समझेंगे ये है क्या। सिलेबस से हटा दिए गए हैं तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे पढ़ना है। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल के इसका परिभाषा में सब कुछ बताते हुए हम आपको आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, इसको वास्तविक संख्या, जैसे कि अगर हम वास्तविक संख्या की बात करें, किसकी? वास्तविक संख्या की बात अगर हम करें, किसकी? वास्तविक संख्या की बात करें तो देखिए, वास्तविक संख्या को समझने के लिए हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, उनको हम समझेंगे तब हम वास्तविक संख्या पर पहुंच पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो है इसमें हम वास्तविक संख्या को लेकर के चलेंगे। ठीक, तो इसमें सबसे पहले इसको हम कहां से पढ़ेंगे, तो देखिए इसको हम प्राकृत संख्या कहां से पढ़ेंगे? प्राकृत संख्या पहले हम जानेंगे, फिर क्योंकि वास्तविक संख्याएं तो वास्तविक संख्याएं हैं तो क्या है, तो हम इसको कहां से स्टार्ट करेंगे। तो पहला टॉपिक जो है हम
प्राकृतिक संख्या से स्टार्ट करते हैं। तो ये बात आप लोगों को पता है कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जैसे कि हम बचपन में क्या करते थे, मम्मी हमसे क्या कहते थी कि भैया 1 रुपये लीजिए, 2 रुपये लीजिए, 3 रुपये लीजिए। इसी प्रकार से जो संख्याएं गिनने में प्रयोग की जाती हैं 1 2 3 4 डट 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 डट, तो इस प्रकार की संख्याएं जो होती हैं हमारी कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये हम समझ के इसका एग्जाम्पल जो होगा जैसे 1 2 3 4 डट डट डट। ठीक है, तो प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं हमारी एक ही संख्याएं होती हैं। क्या ऐसी संख्याएं जिनका हम गिनने में प्रयोग करते हैं, क्या ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनने के रूप में करते हैं, वो हमारी कौन सी संख्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी कहलाती हैं, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या के बाद में एक संख्या बनती है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो देखिए पूर्ण संख्या नंबर 2, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो है वो संख्याएं क्या होती हैं, इसको भी हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है आज अगर हम पढ़ लेंगे तो कंपटीशन अगर हम जब करेंगे तो उसमें भी हमको क्या होंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम उसको फेस कर सकते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या में अगर 0 जोड़ दिया जाए, ठीक है, क्या इसमें संख्या कौन सी हो जाएगी, 0 1 2 3 4 ठीक है, ऐसी संख्याएं, ठीक है, जो 0 से लेकर के स्टार्ट होती है वो हमारी कौन सी संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 2 चीजें हमने समझ ली। क्या समझा, प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या, दोनों का मीन्स एक ही है। प्राकृतिक संख्या वो होती हैं जो गिनने में संख्या का प्रयोग किया जाता है, वो हमारी क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और पूर्णांक जो होती हैं ऐसी संख्या या प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ दिया जाए पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, तो देखिए इसकी हम डिफिनीशन लिख नहीं रहे, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से बोल रहे हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई। अब देखिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या जो होती है वो क्या होती है, देखिए बहुत ही बिंदास तरीके से समझेंगे, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम समझते हैं प्राकृतिक परिमेय संख्या समझते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या को जो है हम किस प्रकार से समझेंगे, अंश बटे हर या p बटे q। ठीक है, यही इसकी परिभाषा है, अंश बटे हर या p बटे q। देखिए परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं, क्या हमने बोला, ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में लिखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे 2/3, ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या में एक चीज और याद रखना, कभी भी q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। हाँ दोस्तों, q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अगर q का मान ही 0 हो गया तो अंश में क्या हर में क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो परिमेय संख्या वो नहीं है। ठीक, ये बात हमको याद रखना है। तो देखिए इसके एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो है अब जैसे 8/5 हो गया, 4/3 हो गया, 9/7 हो गया। तो ये हमारी सारी संख्याएं जो है वो किस प्रकार की हैं, परिमेय संख्याएं हैं। क्या है, परिमेय संख्याएं। अच्छा एक चीज और बताइए, क्या 0.1, सभी लोग बताइए, क्या 0.1 ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? और इसको बताइए आप लोग, और बताइए 5 6, ये कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है या किस प्रकार की संख्या है? हाँ दोस्तों, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। देखिए किस प्रकार से, देखिए सदी के बटे में क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए परिमेय के रूप में हो गई।
ठीक। और इसमें अगर पॉइंट हटाए तो नीचे 0 भी बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये सारी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा, ये बात हो गई। अब डिस्कस करते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमने पढ़ ली, अब सब क्या करते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं, क्या, ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, अच्छा बताइए, √4 परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? ये अपरिमेय नहीं है, ये क्या है, परिमेय है, क्योंकि 4 का 2 बाहर निकल आएगा और उसके बटे में क्या होगा, 1, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसको देखिए, हम इसको क्या करेंगे, रफ कर देंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताइए आप लोग, ये बात आप लोग समझ गए हो कि ऐसी संख्या जिसको हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। और इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, √3, √2, ठीक है। अच्छा, एक बात आप लोगों के मन में ये आ रही होगी, सर आपने यहाँ बताया था कि 5 जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है, 6 जो है वो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये बात आप लोगों के समझ में आ गई। तो सर इसके नीचे 1 माना था, तो क्या ये बताइए कि सर अगर इसके नीचे 1 अगर हम मान लें तो क्या होगा, इसके नीचे अगर 1 हम मान लें तो ये क्या होगा, बताइए, ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या ही है। क्यों, ये नहीं कि अब देखिए इसके नीचे अंश और हर हो गया तो ये क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं, ये भी जान लेते हैं। तो देखिए √3 जो है वो क्या है, अपूर्ण संख्या है। क्या है, अपूर्ण संख्या है। और एक क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो क्या हो, दोनों पूर्ण संख्या हो, ठीक, वो क्या होगी, परिमेय संख्या। और एक पूर्ण संख्या हो, एक अपूर्ण संख्या हो, तो वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या। ये बात आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वास्तविक संख्या को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राकृत संख्या पढ़ेंगे। प्राकृत संख्या क्या होती है, जो बचपन में से आप पढ़ते आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यही तो पढ़ते आ रहे हैं। तो ये हमारी क्या हुई, प्राकृत संख्या। अच्छा, इसकी डिफिनीशन लिखने की बात आए तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोले, जो संख्याओं को गिनने में प्रयोग करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। देखिए नंबर 2 पर क्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याएं जो है, ठीक है, वो कौन सी है, 0 से लेकर के स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5, ये हमारी क्या होंगी, पूर्ण संख्या होंगी। ठीक, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या जो होती है वो क्या होती है, जिन संख्याओं को हम अंश बटे हर के रूप में या p/q के रूप में लिखते हैं, वो संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, और इसमें हर कभी भी 0 या q नॉट इक्वल होता है। ठीक है, q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, q का मान 0 नहीं हो सकता है, या हर का मान 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में हमने समझ लिया। ठीक है, उसके बाद अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो है वो क्या है, ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। एग्जाम्पल के रूप में भी हमने देख लिया। अब देखिए एक चीज और हम पढ़ लें, यहाँ पर जो है, यहाँ पर देख लेते हैं, पूर्णांक संख्याएं देख लेते हैं। पूर्णांक संख्याएं देख लेते हैं। पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो किस प्रकार से होती है, देख लेते हैं। यहाँ पर वो क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो प्लस माइनस दोनों में लिखी जा सकती है। ठीक है, मिडिल में क्या होगा, 0 होगा, और हम इसके राइट हैंड में चलेंगे तो प्लस की संख्या होगी, और लेफ्ट साइड में चलेंगे तो हमारी क्या होंगी, माइनस में संख्या होती चली जाएंगी। ठीक, जितनी भी हम संख्या लिखेंगे राइट हैंड में, उतनी ही हम लेफ्ट में लिखेंगे। राइट में जाएंगी तो प्लस होंगी, और लेफ्ट में जाएंगी तो क्या होंगी, माइनस होंगी। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अच्छा, हमारा टॉपिक क्या था, वास्तविक संख्या। सर अभी तक हम वास्तविक संख्याएं पर नहीं पहुंचे, चलो हम चलते हैं वास्तविक संख्याओं पर। तो देखिए वास्तविक संख्याएं जो हैं
तो देखिए वास्तविक संख्याओं को हम किस प्रकार से पढ़ें, ठीक है, ये बात है। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या पढ़ते हैं, वास्तविक संख्याएं, ठीक। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, तो देखिए यहाँ पर वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं में क्या करें हम, परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या में हम क्या जोड़ दें, अपरिमेय संख्या, क्या जोड़ दें, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो हमारी क्या बन जाएंगी, वास्तविक संख्याएं, दोनों का जोड़ जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो इसका कहने का मतलब ये है कि वास्तविक संख्याओं के अंदर हम प्राकृत संख्या पढ़ सकते हैं, मिल सकती है, पूर्ण संख्या मिल सकती है, पूर्णांक मिल सकता है, परिमेय संख्या मिल सकती है, अपरिमेय संख्या मिल सकती है। इन सब से क्या बनेगा, वास्तविक संख्याएं बनेंगी, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब कुछ क्वेश्चन आप लोगों से करते हैं, आप लोग बताइए क्या आप लोगों को देखते हैं कितना समझ में आएगा। देखिए मैं वन शॉट बताने वाला हूँ, ठीक है, आप लोगों को मैं सारा एग्जाम्पल के रूप में बताएंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, अब क्या सभी संख्याएं, देखिए ये जो परिमेय संख्या, ठीक है, तो देखिए इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होते हैं। बताइए क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम 1/2, तो देखिए ये संख्या जो है, ठीक है, ये क्या है, परिमेय संख्या तो है, ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या तो है, लेकिन पूर्णांक नहीं है, ठीक। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है। तो हम कह सकते हैं सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें क्या होता है कि जैसे 1/2, तो ये तो परिमेय संख्या है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पॉइंटों में आंसर आएगा, मतलब अपूर्ण संख्या होगा, पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरा जो है, अब देखिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब देखिए इसको हम हटा देते हैं, फिर और क्वेश्चन 1-2 करते हैं, फिर अगले टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है। अच्छा आप देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं, नहीं। इसका उत्तर क्या होगा, नहीं, ठीक है, इसका उत्तर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं इसमें माइनस होता है। पूर्णांक देखिए यहाँ पर देखिए, तो देखिए इसमें कुछ संख्याएं माइनस भी होती है, क्या होती हैं, कुछ संख्याएं माइनस भी होती हैं, ठीक। लेकिन पूर्ण संख्याओं के अंदर माइनस जो है वो क्या होता है, नहीं होता है, क्या होता है, नहीं होता है, ठीक। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई है। क्या क्वेश्चन क्या था, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो देखिए नहीं होती है, ठीक है। क्यों, पूर्णांक में माइनस होता है और पूर्ण संख्याओं में माइनस नहीं आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ये क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। हाँ, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती हैं, क्योंकि देखिए
प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 5 ये सब आती रहती हैं, और पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक में भी ये सारी संख्याएं हमको क्या होती हैं, मिलती हैं। तो देखिए आज का टॉपिक था, ठीक है, तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया, वास्तविक संख्याएं जान लिया, ठीक है। अब हमको अगला टॉपिक जो है वो क्या है, अंक गणित की आधारभूत परिमेय, तो हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इन दिन ये जो हमारे टॉपिक हैं, ये दो टॉपिक हैं, इनको पढ़ते, टॉपिक टू टॉपिक हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। देखते हैं अब देखते हैं आधार गणित की आधारभूत। ये जो है पेपर में यहाँ से 2 अंक का आता है, क्या आता है, यहाँ से एक क्वेश्चन 2 अंक आता है। तो देखिए अंक गणित की आधारभूत परिमेय, ये हमारी 2 अंक का एक सवाल पूछा जाता है। देखिए ये परिमेय का नाम जितना बड़ा है या उतनी ही आसान है, वैसे ही जितना मेरा नाम पुराना है मैं उतना पुराना नहीं हूँ, ठीक है। इसी के बढ़ते क्रम में इसको हम पढ़ते हैं। देखिए हम इसको हिंदी में भी लिख रखा है, तो देखिए हम चाहे इस परिमेय को हिंदी के रूप में समझे या इसको हम अपने मेथड और गणित के रूप में भी समझे, इसको हम ओरल भी समझ सकते हैं। तो देखिए इसको हम किस तरीके से समझेंगे। देखिए इसमें क्या कहता है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के अगले वाले क्रम को जोड़कर लिखा जाता है। तो हम इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं, और इसके अंदर क्या होता है उसको भी जान लेते हैं। तो देखिए यहां से इसको पढ़ने के लिए हमको भाज्य संख्या, क्या भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ये 2 चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस परिमेय के अंदर केवल भाज्य और अभाज्य कहा गया है, ठीक। तो इसको देखिए हम इस प्रकार से समझे। तो देखिए ये हिंदी है, थोड़ा हमको डिफिकल्ट लगता है, इसलिए क्या करें, हम संख्या भाज्य और अभाज्य को पहले पढ़ लेते हैं। क्या कौन सी संख्या भाज्य होती है और कौन सी संख्या अभाज्य होती है, इनको पढ़ने के बाद में हम क्या करेंगे, हम तुरंत समझ जाएंगे कि अंक गणित की आधारभूत परिमेय जो होती है वो क्या होती है। तो देखिए भाज्य संख्या, ठीक, तो भाज्य संख्या की परिभाषा है वो क्या है और किस तरीके से उसको हम समझ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या है, हम इसको कई प्रकार से बोल सकते हैं। तो देखिए पहला प्रकार जो है वो क्या है, ऐसी संख्याएं जो संख्या खुद से और केवल 1 से, इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से कटे, क्या खुद से और केवल 1 से, इन 2 संख्याओं के अंत में किसी भी संख्या से कट जाए, ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। या इसको हम दूसरे प्रकार से भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ऐसी संख्या जिसके 1 से ज्यादा गुणनखंड हो, उसको भी हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है। जैसे 2 4 6 8 10, ठीक है, डॉट इसी प्रकार से चलती रहेगी। ये बात आप लोगों को समझ में, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि भाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो केवल 1 और खुद से, इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या, हम नहीं कह सकते 2 से कटे ना, किसी भी संख्या से कट सकती है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, हम भाज्य संख्या बोलेंगे। दूसरे रूप में बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके 1 से ज्यादा गुणनखंड हो, उसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। अभाज्य संख्या जो होती हैं वो क्या होती है, इसको केवल एक में, इसको भी हम समझ सकते हैं। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से समझेंगे कि ऐसी संख्या जो केवल 1 से और खुद से डिविजिबल हो, मतलब भाग हो और किसी भी संख्या से भाग ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। दूसरे रूप में इसको क्या बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 1 ही हो और उसके गुणनखंड कुछ ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे 3 हो गया, अब देखो 3 हो गया,
5 हो गया, 7 हो गया, 9 जो है उसको हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 9 जो है इसके कई गुणनखंड है। ये क्या होगा, 3 से डिविजिबल है, 3 से कट जाएगी, ठीक, तो इसको हम नहीं लिख सकते। 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक, 15 को नहीं लिख सकते, 17 हो गया, 19 हो गया, डाटा डाटा इसी प्रकार की संख्याएं चलती रहेंगी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये दो चीजें हमने समझ ली, ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गए, ठीक है। और इसके कहने का मतलब जो है वो क्या है, लघुत्तम, लासा, लासा और मासा, ठीक है, क्या, लासा और मासा। इस परिमेय के अंदर आप लोगों को भाज्य और अभाज्य संख्या पता चल गई, ठीक है। और इस परिमेय में कुछ नहीं, केवल लासा और मासा पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखिए इसको और आगे इसमें अब मेनली केवल लासा और मासा को बताने को बचाए तो मैं एग्जांपल लेकर के लासा और मासा समझते हैं। तो देखिए ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है हम अंकगणित की आधारभूत परिमेय पढ़ रहे थे। तो देखिए इसमें क्या है, केवल एलसीएम और HCF, केवल यही दो चीजें मेंशन की गई हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं बहुत बिंदास तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हमने ले लिया 6 और 18। अब दोनों का जो है LCM और HCF जो है वो क्या करना है, ज्ञात करना। देखिए इसमें हम LCM और HCF जो है उसको किस प्रकार से याद करें। सबसे पहले हम जान ले LCM और HCF होता क्या है, ठीक है, और उसको दी हुई संख्या किस प्रकार से निकालते हैं, ये बात हमको याद रखनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इसके हम क्या करें, गुणनखंड करें, ठीक है। तो 6 को हम 2 गुणे 3 गुणे 1 लिख सकते हैं। 18 को देखिए तो हम 2 गुणे 3 गुणे 1 लिख सकते हैं। इस प्रकार से गुणा करने के बाद एलसीएम में लोग क्या बताते हैं कि सबको एक साथ गुणा कर दीजिए, एचसीएफ में जो कॉमन है उसको ले लीजिए, हमारा आंसर है। नहीं, ऐसे गलत हो सकता है, ठीक है। तो उस प्रकार से हम क्या करें, इसको समझने के लिए हम इसको क्या करें, पावर के रूप में कर ले। क्या, पावर के रूप में कर ले। तो देखिए 2 इसमें एक बार आया है तो 2 की पावर 1 कर दीजिए। 3 है, 3 की पावर 1 और 1 एक बार है तो 1 की पावर 1। इसी प्रकार से इसमें देखिए 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 1 की पावर 1। अब देखिए, अब यहां से हम एलसीएम और एचसीएफ को हम बिल्कुल क्लियर करते हैं किस प्रकार से हम निकालते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, एलसीएम और एचसीएफ पता करते हैं, ठीक है। एलसीएम में हमको ये चीज याद रखनी है कि जितनी भी संख्याएं हैं उसमें से सब उभयनिष्ठ वह संख्या जो सबसे बड़ी घात है उसको हम लेते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर उभयनिष्ठ क्या है, 2। तो दोनों में देखिए सबसे बड़ी घात क्या है, कुछ नहीं, केवल 2 की पावर 1 ही है दोनों में, तो उसको हम ले लेंगे। फिर देखिए इसमें क्या है, सबसे बड़ी घात कौन है, 3 की पावर 2 है, तो इसको केवल लेंगे और ऊपर वाले को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए 1 की पावर 1, तो 1 की पावर 1 ही रहेगा, ठीक। अब इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 को 2 लिख सकते हैं और 3 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 9। आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेंशन भी करे दे रहे हैं एलसीएम में बड़ी घात उभयनिष्ठ की सबसे बड़ी घात, क्या, बड़ी घात हमने मेंशन भी कर दिया है। एलसीएम में क्या होगा, उभयनिष्ठ की सबसे बड़ी घात को हम लेते हैं, ठीक। और एचसीएफ में क्या होगा, सबसे छोटी घात। किसमें, यहाँ पर देखो मेंशन एचसीएफ को भी करे दे रहे हैं। एचसीएफ में यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं छोटी घात, ठीक है, छोटी घात वाले को लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एचसीएफ में सबसे छोटी घात उभयनिष्ठ कौन सी, देखिए 2 की पावर 2 है, तो देखिए 2 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पर छोटी घात लेंगे तो 3 की पावर कितना होगा,
1 होगा, ठीक। और 1 की पावर 1 तो रहेगा ही रहेगा, तो दोनों की पावर 1 है, तो इसको हम गुणा करेंगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6। तो इसका HCF और LCM निकल के जो आया है, LCM 18 निकल के आया और HCF कितना निकल के आया, 6 निकल के। यही क्या है, अंकगणित की आधारभूत परिमेय है। बहुत ही बिंदास तरीके से देखिए मैंने समझा, एग्जाम्पल के रूप में देखा है, ठीक है। और एक उदाहरण जो है 18 तथा 24, इसका LCM क्या, LCM तथा HCF, ठीक है। ये आप लोग कमेंट में बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा। HCF और LCM बताना है, आप लोग बताइए। देखिए बहुत बिंदास तरीके से बताया है, आप लोगों को जिंदगी भर याद रहेगी। आप लोग पढ़ो, आज पढ़ोगे और अपने बच्चों को भी पढ़ाओगे। मैंने इतना आसान तरीका बताया है, तो देखिए इसको। अब देखिए, अब हम इसी के बढ़ते क्रम में पढ़ते हैं किसको, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको हम इस प्रकार से डिस्कस कर लें क्योंकि कुछ बोर्ड में है क्या, अभी भी ये जो है ये NCERT पैटर्न से हटा दिया गया है, ठीक है। लेकिन कुछ जगह अभी भी ये चल रहा है, तो जो वीडियो देखेगा, ठीक है, तो उसको भी समझ में आएगा क्योंकि इसके सवाल हम एग्जाम्पल के रूप में आज ही समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए वीडियो कितना मजेदार होने वाला है। अब इसको हटा दे रहे हैं, आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में भी आया होगा, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, ये दो चीजें एग्जाम्पल के रूप में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दोनों को पढ़ते हैं एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। इसके कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर हम 2 ले लें और 9 ले लें, ठीक है, इसको इससे भाग देना है, ठीक है। तो देखिए इसको जब इससे हम भाग देंगे तो क्या होगा, 4 बार में जाएगा, बचा कितना 1। अब एक चीज देखिए, जिस संख्या से हम भाग देंगे वो हमारा क्या होता है, भाजक। क्या होता है, भाजक। जिसमें भाग लगाते हैं वो क्या होता है, भाग। देखिए, और जो प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं भाग। क्या बोलते हैं, भाग। और जो लास्ट में बचता है, कहाँ पर लास्ट में बचता है, वो हमारा क्या होता है, शेष। क्या होता है, शेष, ठीक है। अब देखिए इसका एक सूत्र भी बन करके तैयार होता है, ठीक है, जो कि हमारा इसमें फार्मूला जो है वो काम करता है। तो देखिए वो सूत्र जो होता है वो क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। सूत्र होता है वो हमारा ये होता है, ठीक है। इसको देखिए हम इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या, इंग्लिश में भी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ जी जरूर कर सकते हैं। तो देखिए भाजक को जो है, ठीक है, भाज्य को हम A बोलते हैं, भाजक को हम B बोलते हैं और भागफल को हम Q बोलते हैं, शेषफल को R बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A बराबर B Q प्लस R। ये सूत्र हमारा बन करके तैयार, ठीक है। इसी सूत्र के माध्यम से हम सवाल को हल करते हैं, ठीक है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका बोले या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोले, ठीक है। यही हमको क्या है, इस परिमेय के अंदर पढ़ना था, ठीक। तो मैंने शॉर्ट में जान लिया है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के रूप में भी समझ लेते हैं, ठीक। जैसे दिया है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 135 तथा 225 का यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। ये हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल ले लिया, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमने ले लिया, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं और ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, और एक चीज यहां पर और देख लीजिए,
यहाँ पर नोट हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। नोट जो होगा इसका वो क्या होगा, देखिए शेषफल का मान, शेषफल का मान 0 हो या 0 से अधिक। शेषफल कहने का मतलब यह है शेषफल या तो 0 हो या तो 0 से अधिक हो और भाजक से कम। ये नोट हमको याद रखना है। शेषफल का मान 0 हो या 0 से अधिक हो, लेकिन वो कैसा हो, भाजक से जो है वो क्या हो, कम। ये चीज हमको याद रखनी है। दूसरी बात कोई नहीं है। दूसरी बात अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, इसको हम हल करते हैं कि किस प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल को हल करते समय एक चीज हमको याद रखना है हमेशा। अब देखिए हम सोचें कि इस संख्या को इससे भाग दे या इस संख्या को इससे भाग दे, ठीक, तो हमको कंफ्यूजन रहेगी। बहुत सारे सवाल दिए होंगे हमको कंफ्यूजन करने वाले, लेकिन हमको ये कंफ्यूजन मन के अंदर लाना ही नहीं है, क्योंकि हमको केवल तरीका बताना होना चाहिए, ट्रिक पता होनी चाहिए कि इस ट्रिक से हम क्या पहचानेंगे। ठीक, तो ऐसा करने से हमारा सवाल कभी भी गलत नहीं होगा और हमारा टाइम जो है वो क्या होगा, खर्च नहीं होगा। हम समय का सही प्रयोग कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमेशा इस प्रकार के जब सवाल लगाने हो, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका हो या एल्गोरिथम की परिमेय हो, ठीक है, तो उसमें देखिए हमको क्या करना है, सीधी सिंपल बात ये याद रखना कि हमेशा भाजक जो होगा वो छोटा होगा, भाज्य हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो भाज्य, ठीक है, तो भाजक कौन होता है, जिसको हम भाग देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 135 तथा 225। ठीक, तो अब देखिए इसको हम थोड़ा और सरल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 135 को 225 से यहाँ भाग कर लेते हैं तो सरल हो जाएगा, एक बार में जाएगा। ठीक, कितना बचा, 90। कितना बचा, 90। अब देखिए जो शेषफल था उसको अब हम बनाएंगे, दोबारा जब भाग करेंगे तो जो शेषफल होगा उसको हम क्या बनाएंगे, भाजक बनाएंगे, और जो शेषफल निकल के आएगा उसको हम क्या करेंगे, भाजक बनाएंगे। और जो पहले भाजक दिया था, देखिए पहले भाजक क्या था ये, तो इसको क्या बनाएंगे, हम भाज्य बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखिए 135। ठीक, फिर इसको एक बार में जाएगा तो 90। कितना बचा, 45। अब जो शेषफल है इसको हम क्या बनाएंगे, भाजक बनाएंगे। और देखिए जो भाजक था उसको क्या बनाएंगे, हम भाज्य बनाएंगे। ठीक है, तो ये 90 को भाग दे तो ये दो बार में जाएगा। ठीक है, तो नीचे शेषफल क्या आया, 0। शेषफल क्या है, 0। हाँ, और एक चीज और एक बात याद रखना है, इन सवालों को हम तब तक हल करेंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। क्या, तब तक हल करेंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, तो देखिए 0 आ गया, तो देखिए इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसको हम यहाँ पर लिखिए 135, इसकी गुणा 1 से किया और शेषफल कितना आया, 90। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या बनाएंगे, हम भाजक। ठीक, सॉरी, इसको क्या बनाएंगे, भाज्य। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 135 बराबर। अब देखिए 135 और यहाँ पर क्या, 90 गुणे प्लस 45। हमको समझ में आएगी क्योंकि 90 का पहाड़ा एक बार पढ़ा है। ठीक है, तो ये आया। अब देखिए इसको हम क्या बनाएंगे, अब इसको बनाएंगे हम भाज्य। तो ये कितना होगा, 90। ठीक, और 45 क्या होगा, भाज्य। ठीक, तो इसको हम क्या करें, इसको 2 से गुणा कर दे तो शेषफल क्या आएगा, 0। तो देखिए यहाँ पर शेषफल क्या हमको मिल गया, 0। ठीक है, यहाँ पर शेषफल हमको क्या मिल गया, 0। तो यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अब इसके आगे हमको नहीं बढ़ करके कहीं जाना है। ठीक है, तो देखिए एल्गोरिथम जो परिमेय है वो कितनी बार प्रयोग हुई है, कितनी बार प्रयोग हुई है, 3 बार प्रयोग हुई। देखिए पहली बार प्रयोग किया 0 नहीं आया, दोबारा प्रयोग किया 0 नहीं आया, तीसरा प्रयोग किया तो क्या आया, 0 प्राप्त हुआ। बस यही एल्गोरिथम जो परिमेय हमारी है, विभाजन परिमेयिका है, वो यही कहती है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप भी जब तक लगाएंगे, जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से लगाते रहेंगे। और एक चीज हमेशा याद रखना, जो भाजक होगा वो जब भाज्य से भाग देंगे
तो ये क्या है, भाजक है, ये क्या है, भाज्य। जब शेषफल नहीं आएगा तो जो शेषफल आएगा उसको क्या बनाएंगे हम, भाजक बनाएंगे, और जिससे हम भाग दे रहे थे उसको हम क्या बनाएंगे, ठीक है। फिर इसी प्रकार से हम करते चले आएंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई हो। मैंने इसको बहुत बिंदास तरीके से बताने का प्रयास किया, आप लोगों को कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में देखते हैं अगला नंबर देखते हैं। बहुत ही बिंदास तरीके से बताया, क्योंकि मैंने बहुत ही सरल तरीका बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि बच्चों को बोरिंग ना लगे हमारे पढ़ाते वक्त। तो देखिए अब इसका देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो मैंने बताया। और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी ये भी है कि अगर आप लोग सवाल लगाते हो, अगर कहीं पर भी फंस जाते हो, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप उस पर फ़ोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और आपको उस सवाल को भेज सकते हो कि सर हमारा ये सवाल फंस रहा है। तो उसको आपको जो है हमारी टीम जो है उसको रिप्लाई जरूर देगी, आपको सोल्यूशन सहित आपको जरूर देगी। जिस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। हम लोगों ने बच्चों के लिए बहुत ही सुविधाएं दे रखी है। अब देखते हैं इसका अगला टॉपिक देखते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। ये हमारा थोड़ा इसको हम रुक जाते हैं क्योंकि थोड़ा अलग टाइप का है और ये बहुत सिलेबस में हमारे है ये, तो इसको हम शॉर्ट में जल्दी समझ लेते हैं। अपरिमेय संख्याएं जो है जो हमको 4 अंक दे करके जाती है, ठीक, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं, दशमलव प्रसार। तो देखिए दशमलव प्रसार जो होता है इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसे दिया है 11/625, ठीक है। तो देखिए दशमलव प्रसार जो है, अब क्वेश्चन क्या है, दशमलव प्रसार से जो क्वेश्चन उठते हैं वो क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, शांत और अशांत। कैसे, शांत और अशांत, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो दशमलव प्रसार के रूप में पूछे जाते हैं। बताइए शांत है या अशांत है, ठीक है। देखिए दशमलव प्रसार में नहीं कहता है, अगर केवल डायरेक्ट आपसे कोई सवाल दिया है वो शांत अशांत पूछता है, तो उसमें क्या होता है, जो संख्या बार बार कटती जाती है, ठीक, वो क्या होती है, अशांत होती है, और जो एक सीमित समय पर कट जाती है वो क्या होती है, शांत होती है, ये होता है। लेकिन दशमलव प्रसार के रूप में देख लीजिए, दशमलव प्रसार का एक सूत्र होता है, हम सूत्र ही कह सकते हैं, ठीक है, वो होता है 2n गुणे 5n, ठीक। और ये सूत्र जो होता है ये हमेशा कहाँ पर अप्लाई होता है, ये होता है हर में। ये अप्लाई कहाँ पर होता है, हर में। ये बात हमारे दोस्तों याद रखना कि ये सूत्र जो है हमेशा हम हर में प्रयोग करेंगे, ना कि अंश में प्रयोग करेंगे, ठीक। तो देखिए ये सवाल हमारा दे रखा था, ठीक है। तो इसमें देखिए हर में हमको करना है, तो हर देखिए कितना दिया है, 625 दिया है। तो इसका हम क्या करें, सबसे पहले एलसीएम निकाल लें। तो देखिए इसको 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। फिर इसको 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। फिर इसको 5 से करेंगे तो 5 आएगा। फिर इसको 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 1। और जब तक 1 नीचे नहीं आता है तब तक हमारा सवाल पूरा नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर 1 आ गया, इसका मतलब देखिए यहाँ पर हम 5 की पावर कितना लिख सकते हैं, 5 की पावर हम कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। गुणनखंड करते समय कहीं पर हमको 2 का जिक्र नहीं करना पड़ा है, क्योंकि ये लास्ट में क्या है, विषम संख्या है। जो विषम संख्या है तो जो 2 से वो क्या होगी, गुणनफल, ठीक है, गुणनखंड उसके नहीं होंगे, ठीक। तो ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसमें 5 है तो ये 2 से कट ही नहीं सकती। तो जब 2 से नहीं कटेगी तो 2 से उसका जिक्र भी नहीं होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर, और सूत्र में क्या है, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो देखिए उसको हम किस प्रकार से लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको हल करते हैं, किस प्रकार से हल करेंगे। 11 ऊपर लिखा रहेगा, क्योंकि हमको ये सूत्र कहाँ पर लगाना है, हर में लगाना है। कहाँ पर लगाना है, हर में लगाना है। तो हर जो है वो क्या है, देखिए सूत्र क्या है, 2 की पावर n। तो देखिए 2 की पावर n, तो 2 का जिक्र नहीं है तो इसके ऊपर क्या बैठा देंगे, 0 बिठा देंगे, 0 बिठा देंगे। तो देखिए गुणे का निशान लगाएंगे, फिर 5, ठीक। अब m, तो देखिए यहाँ पर 5 की पावर कितनी है, 4 है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, 4 लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो है, एक चीज और याद रखना, किसी भी संख्या की पावर 0 है, क्या, किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक। तो देखिए ये वाला जो है, ये जो है देखिए इसके रूप का बन गया। देखिए 2 की पावर n, तो 2 की पावर 0 गुणे 2 की पावर m है, तो 2 की पावर कितनी है, 4। तो देखिए यहाँ पर n और m का ये मतलब नहीं कि हाँ यही संख्या होगी, नहीं, ये नहीं हो सकता है, कोई भी संख्या होगी, क्या, कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका उत्तर जो है वो क्या हुआ, 11 की पावर 2, 11/2 की पावर 0 गुणे 5 की पावर 4, ठीक। यही क्या हुआ इसका
आंसर हुआ। ठीक, और ये संख्या जब इस नियम को फॉलो करती है, जो दशमलव प्रसार का नियम है, इसको अगर फॉलो करती है तो ये हमारा क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, अगर इसको फॉलो नहीं करती है, ठीक है, तो वो संख्या जो होगी वो कैसी होगी, वो अशांत होगी। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लेते हैं, जैसे लिखा है 4/9। ठीक है, कितना, 4/9। अब देखिए 9 की अगर गुणनखंड किया जाए तो कितना होगा, 3 × 3 होगा, तो 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो इसमें ना तो 2 का जिक्र हुआ है, ठीक, चलो 2 की पावर हम 0 कर देंगे। ठीक, तो कम से कम 1 तो होना चाहिए, ना 2 आया है ना 5 आया है। ठीक, जैसे कि अब 2 आ जाए, ठीक है, जैसे अगर ये कोई संख्या होती 3/4, तो इसमें देखिए हर में क्या है, 2 × 2 है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 9 जो है, यहाँ पर 2 का कोई जिक्र ही नहीं, ना 2 का कोई जिक्र है, ना कोई 5 का जिक्र है। ठीक, तो ऐसी संख्या जो होगी, ठीक है, ऐसी संख्या जो होगी वो क्या होगी, अशांत होगी। ठीक, ऐसी संख्या जो होगी वो क्या होगी, अशांत होगी। आई होप, देखिए बहुत अच्छा टॉपिक था, बहुत ही सिंपल टॉपिक था, इतने में समाप्त हो गया है। ठीक है, आप लोगों के आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्या को देखते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक, अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या जो है उसको हम विधिवत देखते हैं, क्योंकि हमको हमारा टारगेट क्या है, इस 4 अंक को क्या करना है, बिल्कुल क्लियर करना है। ठीक है, इस 4 अंक को क्या करेंगे, हम क्लियर करेंगे। ठीक, कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये 4 नंबर हमारे हाथ से कहीं कोई नहीं ले जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा लास्ट पॉइंट बचा था, कौन सा, अपरिमेय संख्या। क्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक, इसको समझते हैं, ये क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जैसे कि मैंने बताया था। ठीक है, इसमें देखिए हम क्या करेंगे, बहुत ही बिंदास तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आज ही हम क्या करें, इंट्रोडक्शन से ही हम 4 नंबर क्लियर कर लेंगे। फिर एक्सरसाइज जब हम पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम क्या, ठीक, तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, मान लीजिए कैपिटल ई एक अभाज्य संख्या है। क्या, मान लीजिए कि P1 जो है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। यदि P(a)² को विभाजित करती है, तब P जो है A को भी विभाजित, ये बात आप लोग नोट करते चलिए साथ ही में, P(a) को भी विभाजित करेगी। यहाँ A एक पूर्णांक है। ठीक, ये बात हमने क्यों लिखी, ये बात हमको हर सवाल में क्या होगा, लगभग इसी से मिला करके हमको लिखना होता है। तो देखिए हमने क्या मान लिया, मान लीजिए P(a) क्या है, अभाज्य संख्या है। यदि P(a)² को विभाजित करती है, तब P जो है वो क्या होगा, A को भी विभाजित करेगी। यहाँ A जो है वो क्या है, एक पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं A जो है वो क्या है, एक पूर्णांक है। मान लीजिए 2 है, तो जब 2 का स्क्वायर जो है वो क्या है, 4 है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। तो जब 2 16 को विभाजित करेगा तो क्या 16 2 को नहीं काटेगा। ठीक, बस इस हिंदी का मतलब यही है। ठीक है, ये बात आप लोग को समझ चुके होगी। ठीक, इस वास्ते ये जो हमारी अपरिमेय संख्या है, ठीक, अपरिमेय के सवाल जो आएंगे वो क्या होगा, हमें इसी प्रकार से लगाना स्टार्ट करेंगे। ये बात हो गई। ठीक, अब देखिए ये हमारी क्या हो गई,
अब इसको हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन हमको 4 अंक का जो क्वेश्चन है, क्या अंक 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारा जो है इस प्रकार से पूछा जाता है। वो चाहे अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 हो सकता है, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 जो है वो क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो सकता है, 2 वाला जो हम बताने जा रहे हैं। फिर एक्सरसाइज के हम बहुत सारे सवाल लेकर के आएंगे आपके साथ, बिल्कुल भंडार के जैसा। ठीक है, तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 नहीं होगा, 9 है तो 9 नहीं होगा। ठीक है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है। ठीक है, और 17 हो सकता है। इस प्रकार से कोई भी संख्या हो सकती है। तो देखिए इसको हम लगाएंगे किस प्रकार से, ये बात हमको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर जो है इसका आंसर तो लास्ट में प्राप्त होता है हल। तो देखिए इसमें क्या कहता है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल अपोजिट विलोम करके चलते हैं। ठीक, जब ये कहेगा अपरिमेय संख्या है तो हम परिमेय संख्या से मान करके लगाएंगे। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से लगाएंगे, हम मानेंगे यहाँ पर अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या। अच्छा, परिमेय संख्या जो है उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। जैसे कि अभी हमने परिमेय संख्या बताया था। ठीक है, क्या लिखते हैं, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, बट उसका हर जो है वो क्या, बट उसका हल जो है या क्यू जो है उसको नॉट इक्वल 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक, इसी प्रकार से हम इसको लिख लेंगे, आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ठीक, इसके बाद देखिए क्या, यहाँ पर जो P और Q है, यहाँ पर P और Q जो है उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, P तथा Q दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, जिसमें क्या है Q नॉट इक्वल 0, Q का मान 0 नहीं होगा। तो देखिए सह अभाज्य संख्याएं, यहाँ पर एक शब्द हम सुबह से वीडियो में पढ़ा, लेकिन ये शब्द हमको कहीं पर नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर मिला है। तो देखिए कोई भी शब्द हमको कहीं पर भी मिले, हम उसका अर्थ तुरंत जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, लिख देते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड सदैव एक हो। ठीक है, मतलब कितनी भी संख्याएं हो, अगर उनका गुणनखंड किया जाए और जितनी भी संख्याएं हो उसमें से गुणनखंड केवल और केवल उसका एक हो। ठीक है, वो हमारे उस प्रकार की संख्या हमारी क्या कहलाती है, उभय सह अभाज्य संख्या कहलाती है। इसमें क्या होता है, जिसका गुणनखंड केवल सदैव और सदैव क्या हो, एक केवल और केवल क्या हो, एक हो। ठीक, वो हमारे क्या कहलाएगा, अभाज्य सह अभाज्य संख्या कहलाएंगे। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे हम, इसके नीचे 1 माने और क्या करें, कैसे गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा, Q√2 बराबर P। अब क्या करेंगे हम, इतना करने के बाद दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर देखिए Q बाहर है तो Q स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 हो जाएगा, तो 2 क्यों लिखते हैं, बराबर P का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब देखो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए जो 2 है, अब 2 का मान ऐसा हो सकता है जो P की जगह पर हो, ऐसा मान हो सकता है जो P का स्क्वायर हो, वो 2 से विभाजित होगा, जैसे कि अभी हमने ये बताया था। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 का मान P स्क्वायर को पूरा विभाजित करेगा। ठीक, तो जब विभाजित करेगा तो 2 जो है वो क्या, P
p को भी पूरा पूरा विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए, इतना करने के बाद एक चीज हम देखें, ठीक है, इसको थोड़ा हम इधर रफ करके देखें। 2q² बराबर p² था, अगर इसको इसके बटे में भेज दें तो q² बराबर क्या हो जाएगा, p²/2। ठीक है, अगर थोड़ी देर के लिए इसको अगर हम देखें तो ये जो p/q के रूप में, इसकी जगह पर अगर हम n माने, क्या p/2 की जगह पर अगर हम n माने और 1 मान कर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो p बराबर कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ठीक है, अब p का मान क्या करें, हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। n जो है वो क्या है, पूर्णांक है, यहां पर लिख दे n एक पूर्णांक। ठीक है, अब p का मान जो है, p की जगह पर 2n लिख सकते हैं, तो ये वाला मान हम कहाँ रखें, समीकरण नंबर 1 में रखें। तो देखिए इधर देख लेते हैं, p का मान समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 जो है उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। 2q² बराबर p²। ठीक है, p की जगह पर कितना लिखेंगे, n2n। तो देखिए यहाँ पर 2q बराबर यहाँ पर 2n का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2q² बराबर 2 दूनी 4n²। ठीक है, 2 से ये कट गया तो q² बराबर 2n²। अब देखिए यहाँ पर क्या था, 2q² बराबर p² था, तो यहाँ पर जो था 2 था वो p को विभाजित करता था, तो यहाँ पर देखिए 2n² है, तो 2 जो है वो किसको विभाजित करेगा, q² को विभाजित करेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो q² को, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो यहां पर देखिए, तो q² को पूरा पूरा विभाजित करता है तथा 2 जो है वो क्या है, q² को भी पूरा पूरा विभाजित करता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखिए, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए इसका फाइनल, अब देखिए हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद लिखेंगे हम जो 2 है वो क्या, p तथा q। 2 जो है वो क्या, p तथा q का एक सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो देखिए 2 p तथा q का सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक के अतिरिक्त गुणनखंड है। ठीक है, मतलब ये अभाज्य गुणनखंड है, मतलब 2। ठीक है, तो देखिए ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं, जो देखिए ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं, जो एक के अतिरिक्त ठीक है, जो क्या है, तो जो जो एक के अतिरिक्त है, तो इससे हमके क्या होगा, समीकरण नंबर 1 हुआ 2 से विरोधाभासी
विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारी कल्पना गलत। जब हमारी कल्पना गलत है तो हम क्या लिखेंगे, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमारा क्या हो, फाइनल आंसर। ठीक है, फिर से मैं एक बार सवाल पर नज़र डालते हैं। जो हमारा अपरिमेय संख्या जो टॉपिक था उसको हम क्लियर कर किया था। ठीक है, अपरिमेय संख्या जो होगा इसमें हमने क्या लिखा है, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, तो यदि p a² को विभाजित करती है तब p जो है वो क्या होगा, a को भी विभाजित करेगी, क्योंकि यहाँ पर a जो है वो क्या है, एक पूर्णांक है। जैसे हमने a मान लिया, a बराबर 2 है तो a का स्क्वायर कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना, 16 होगा। 2 जो है वो 16 को भी काट देगा। ठीक है, तो देखिए 2 से जब 4 कट जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16, तो वो भी कट जाएगा। तो इसी प्रकार से हम इसको हमने एक एग्जाम्पल के रूप में समझ लिया। √2 एक जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए अपरिमेय संख्या कहेगा तो इसको अपोजिट मान करके चलते हैं। ठीक, तो अपोजिट मान करके चलेंगे तो क्या होगा, √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो इसकी जगह पर हमने क्या किया, परिमेय संख्या मान लिया। तो √2 बराबर p/q जो है वो क्या है, दोनों जो है वो क्या है, सह-अभाज्य संख्याएं। ठीक, तो सह-अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड में से केवल और केवल एक गुणनखंड ऐसी संख्या हो जिसका गुणनखंड क्या हो, केवल एक हो। ठीक, तो उसको हम लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों पक्षों का गुण कर दिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2p² है, तो यहाँ 2q² है, तो यहाँ पर क्या है p, तो जो 2 जो है वो क्या है, p² को भी विभाजित करेगा। अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दिया जाए तब भी 2 जो है वो क्या होगा, p को पूरा पूरा विभाजित करेगा। इतना करने के बाद हमने क्या मान लिया, यहाँ पर रब पर देखा, थोड़ी देर के लिए स्क्वायर भूल गए, तो p/q की यहाँ पर q की जगह पर हमने n मान लिया, तो p/2 की जगह पर n मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो p बराबर 2n। n जो है वो क्या है, पूर्णांक, तो n का मान, p का मान हमने कहाँ रखा, समीकरण नंबर 1 में रखा। समीकरण नंबर 1 को उतार लिया, इसको हल किया, तो ये। अब देखिए यहाँ पर क्या है, q² है, यहाँ पर क्या था, देखिए 2 जो है वो क्या है, q² को पूरा पूरा विभाजित करेगा। तो हमने क्या लिखा, 2 q² को पूरा पूरा विभाजित करेगा, तथा 2 जो है वो क्या है, q को पूरा पूरा विभाजित करेगा। ठीक, तो इतना हमको क्या होगा, करना होगा। फिर हमने क्या लिखा, 2p तथा q का सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। इसका मतलब क्या है, सर्वनिष्ठ मतलब दोनों में 2 क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो देखिए गुणनफल में क्या है, 2 है, तो जो है वो क्या है, जो एक के अतिरिक्त है, मतलब एक से वो अलग है, तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, समीकरण नंबर 1 और 2 से हमको क्या होता है, विरोधाभास होता है, विरोध हो रहा है। ठीक, क्योंकि वो 2 जो है वो q को भी विभाजित करता है और p को भी विभाजित करता है। इसका मतलब विरोध है। ठीक है, क्योंकि वो विरोध करेंगे कि नहीं, 2 हमको विभाजित करता है तो तुमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वरना दोनों में समानता हो जाएगी। ठीक, तो इसलिए वो क्या होता है, विरोध होता है। इसका मतलब जब विरोध होता है तो जो हमने मेहनत की हो क्या है, बेकार है। ठीक, तो क्या होगा, हमारी कल्पना क्या है, गलत है। तो गलत है तो इसका मतलब क्या, हमने कल्पना जो की थी वो क्या की थी कि √2 जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन जब हमारी कल्पना ही गलत निकल गई तो क्या होगी, वो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के दिन मैंने बहुत मेहनत करके आप लोगों को इस वीडियो को रिकॉर्ड किया, ताकि जब मैं आपको इंट्रोडक्शन बताना ना पड़े, जब हम एक्सरसाइज को लेकर के चले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताइए कि हाँ, हमको एक चैनल ऐसा मिल गया जहाँ पर बोल्ड 2025 में 100 में 100 की, क्या 100 में 100 की तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। और कुछ ही समय में आप लोगों को यहाँ पर विज्ञान, ठीक, विज्ञान और अंग्रेजी, ठीक, ये सभी भी आपको इसी चैनल पर सब्जेक्ट के वीडियो बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ मिलने वाली है। आपको टाइम बता दिया जाएगा, किस टाइम में आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगी, उसी टाइम में आपको कक्षा 10 की वीडियो और कक्षा 10 9 से लेकर के
12 तक की वीडियो उसी टाइम पर आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। आपको कभी टाइम का इंतज़ार करना नहीं होगा। अगर कहीं पर भी टेक्निकल इशू है तो वहाँ पर क्या आपको पहले से सचेत कर दिया जाएगा कि आज आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पर 9 और 11, ठीक है, ये दो क्लासें जो है वो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। लेकिन यहाँ पर जो है 2025 बोर्ड जो हमारा 10 और 12, ये जो है इन पर बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेंगी। अब आपको एक्सरसाइज, ये जो चैप्टर हमारा है वो कौन सा है, पहला चैप्टर है। इसकी एक्सरसाइज जो है वो आपको 1.1 आपको जल्द ही मिलेगी। इस वीडियो के बाद तुरंत कल मिल जाएगी। एक समय निश्चित होगा, उसी समय पर आपको मिलती रहेंगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि मुझे एक ऐसा चैनल मिल गया है 100/100, आप भी इसको करिए और हम आप आपस में मिल करके तैयारी करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।